हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करते हैं एसी फंडामेंटल की, जिसमें हम लोग एसी वेव फॉर्म के बारे में कुछ बातों में चर्चा करेंगे। राधे राधे बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं एसी फंडामेंटल में कि एसी वेव फॉर्म होती क्या है या एसी होती क्या है। देखिए, सिंपल सा एसी और डीसी में कुछ चीजों का बस डिफरेंस है। डीसी एक डायरेक्ट करंट के फॉर्म में चलती है और एसी जो होती है वो अल्टरनेटिंग फॉर्म में चलती है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है, क्योंकि डीसी में हम लोग टाइम के साथ साथ कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। यदि हम एक वेव फॉर्म की बात करें तो ये जो वेव फॉर्म बनी है, ये एसी वेव फॉर्म है, जो कि समय के साथ साथ कुछ समय प्लस और कुछ समय माइनस हो रही है। यदि हम डीसी करंट की बात करते हैं तो डीसी केस में हम एक डायरेक्ट करंट लेते हैं, जिसके ऊपर समय का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आता। ठीक है। तो हम बात पहले कर लेते हैं एसी वोल्टेज और एसी करंट की, फिर हम उसके एडवांटेज की बात करेंगे। लिखा है द वोल्टेज हुज मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन नोन एसी वोल्टेज। मतलब कि एसी वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो कि हमारा उसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी समय के साथ साथ क्या हो, चेंज हो। समय के साथ साथ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो हम उसे कहते हैं, हम लोग एसी वोल्टेज कहते हैं। सेम करंट की बात करें तो लिखा है हुज द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, और वोल्टेज केस में उसकी पोलैरिटी हम जानते हैं, प्लस माइनस जो होता है उसकी पोलैरिटी डिफरेंट करती है। तो यहाँ पे करंट डायरेक्शन जो है वो चेंज हो, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, उसे हम एसी करंट या एसी करंट कहते हैं। और जिसमें हमारी पोलैरिटी चेंज हो रही हो, उसमें हम एसी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। जब हमारे पास डीसी है तो हमको एसी की क्या जरूरत पड़ी। लिखा है इन एसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर द साइनसॉइडल वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस द लो लॉसेस और टू गिवन आउटपुट। जो हमारी एसी मशीन होती है या एसी जो ट्रांसफार्मर है या जो भी एसी सप्लाई से जो भी इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, उसमें जो लॉसेस जो होते हैं वो लो लॉसेस होते हैं। लॉसेस तो पाए जाएंगे, लॉसेस के बिना, लॉसेस तो होना ही होना है, बट वो लॉसेस होते हैं डीसी कंपनी में बहुत लो पाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम घरों में और इंडस्ट्रीज में हम लोग एसी का यूज करते हैं, एसी सप्लाई यूज करते हैं कंपेरिजन टू डीसी के। ठीक है। ये एसी वेव फॉर्म होती किस तरह से है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारी एसी वेव फॉर्म मुझे दी गई है, जो कि प्लस और माइनस के फॉर्म में कंटिन्यू हमारी चलती रहती है। इसके रोटेशन का इसमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, जो कि हम लोग नॉर्मली जो आइडियल तौर पे 60 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। यदि आपसे कोई कहे डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप सीधे बोलिए डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं पाई जाती, इसीलिए डीसी एक कांस्टेंट लाइन चलती है। और इसमें हमारी जो ये वेवफॉर्म प्लस माइनस हो रही है, इसलिए इसका इसमें चेंजमेंट हो रहा है, इसीलिए हम इसमें फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स ऑफ द वेवफॉर्म भी लिखा बनाए हैं। देखिए, एक तो वेवफॉर्म साइन वेवफॉर्म, जिसको हम लोग यूज ही कर रहे हैं, जो हमने इसी को मैंने साइन वेवफॉर्म रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए, कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म भी कहलाती है। एक ट्रेंगुलर वेव फॉर्म भी होती है, एक स्क्वायर वेव फॉर्म भी होती है, एक ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म भी होती है। ये अलग अलग चीजों के हिसाब से हम लोग इतनी वेव फॉर्म को जनरेट करते हैं। जिस हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट को या जो भी हमारे एलिमेंट्स उनको यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम अलग अलग वेव फॉर्म को बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ एसी वेव फॉर्म की। देखिए, एसी वेव फॉर्म ये जो अल्टरनेटिंग फॉर्म में चलती है, ये कैसे चलती है, किस तरह से इसे जनरेट हुआ, इसको समझते हैं। देखिए, इसके लिए हम लोग करते क्या है। लिखा है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेशन और प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, जितनी भी मूव करने वाली मशीनें हैं, जितनी मोटरें हैं या जो भी मशीन है, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ही काम करती है। इसके लिए करते क्या है, हम दो पोल्स ले लेते हैं। इधर भी हम दो पोल्स ले लेते हैं। एक पोल हमारा नॉर्थ पोल है, दूसरा हमारा साउथ पोल है। इसके बीच में हम एक रॉड बना लेते हैं। हमने एक रॉड रख ली। ठीक है। और इस रॉड में हम लोगों ने कॉइल लपेट दिया है। ठीक है। और इस रॉड को देखते हुए हमने एक लाइन यहां सीधे खींच दी है, जिसमें हम वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखिए, लिखा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसिस्ट ऑफ द
परमानेंट मैग्नेट हैविंग द टू पोल्स, दो परमानेंट मैग्नेट के जो पोल्स पर है, अ सिंगल टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल कीप्ड इन परमानेंट मैग्नेट। और ये हमारे पास कॉइल है, इस कॉइल को हमने इन मैग्नेट के बीच में रख दिया है। जब हमने बचपन से पढ़े हैं, यदि किसी भी रॉड में यदि हम कोई वायर लपेटते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस रॉड में भी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जिसके कारण वो मूव करना शुरू कर देता है। अब हम मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट दिया गया है और ये बी पॉइंट दिया गया है। इस कंडीशन में हमारी वेव फॉर्म जो है वो अपने ओरिजिन पॉइंट पे ही रुकेगी, मूव नहीं करेगी वहां से। पर जैसे ही इसमें मूवमेंट शुरू होता है तो हम देखते क्या है, हमारी ये जो रॉड है ये मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, मान लेते हैं अब ए पॉइंट हमारा ऊपर हो गया, बी पॉइंट हमारा नीचे लग गया। ठीक है, अब इस वजह से मान लेते ए पॉइंट हो गया, इस कंडीशन में हमारी वेव फॉर्म भी करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। जैसे ही ये पॉइंट हमारा मैक्सिमम यहाँ सीधे पहुंचेगा, मतलब ए पॉइंट यहाँ मान लीजिए, बी पॉइंट यहाँ मान लीजिए, उस कंडीशन में ये भी अपने एक अब मैक्सिमम पॉइंट को अचीव कर ली कह सकते हैं। यदि हम इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच एंगल देखें तो वो एंगल 90 बन जाता है। अब इस पॉइंट को हम कह सकते हैं, हमारा ये पॉइंट क्या करेगा, पाई बाई या 90 का लाइन। अब जैसे हम इसको मूव करते हैं, अब ए पॉइंट यहाँ पहुंच गया, बी पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो ये हमारा अब वापस लौटना शुरू कर देगा। अब एक समय आएगा जहां पे हमने ए पॉइंट लिया था, वहां पे बी पॉइंट लिया था, वहां पे हम ए पॉइंट को ले लेते हैं, और जहां ए पॉइंट था वहां हमने बी पॉइंट को ले लिया। उस कंडीशन में ये अपनी एक हाफ साइकिल को पूरी कर लेगा। अब इसको हम कह सकते हैं हमारा पाई हो गया। सेम ये फिर से रोटेट करना शुरू करेगी, जहां पे ए था वहां पे बी हो जाएगा, जहां बी था वहां ए हो जाएगा। फिर ये अब अपने निगेटिव पॉइंट का मुड़ना शुरू कर देगी। एक समय बाद ये भी अपने हाफ साइकिल को फिर से पूरा करेगी और फिर अपनी साइकिल को पूरा कर लेगी। हम कह सकते हैं जो ए पॉइंट था वापस घूम के अपने ही पॉइंट पे वापस लौट गया। अब ये जो प्रोसेस है ये लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा, और हमारी जो वेव फॉर्म है ये लगातार अपने साइनसॉइडल वेव फॉर्म के फॉर्म में रोटेट करते चली जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा मतलब कि किसी भी जो हमारी कॉइल है जिस तरह से वो रोटेट कर रही है, उसी फॉर्म में हमारी वेव फॉर्म कंटिन्यू चलती जाती है। अब हम कह सकते हैं जब हमारी वेवफॉर्म ने अपनी इस पॉइंट को अचीव किया, तो इसे कह सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज था वो मैक्सिमम वोल्टेज था, और यहाँ पे हमने एक वोल्टेज मान लिया। और ये मूवमेंट जो है ये पर्टिकुलर एक एंगुलर वेलोसिटी पे होगा टाइम के साथ। मतलब ये जो रॉड है एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, और किसके स्पीड में, टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रही होगी। तो यहीं पे हमने एंगुलर वेलोसिटी फॉर्म में ओमेगा टी लग दिया। तो हम यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिख सकते हैं वी के स्वर में, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन। हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज इक्वेशन। तो लिखते हैं यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन, वो हमारी रहेगी V इक्वल टू Vm। ये Vm क्या है, ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट को हम Vm से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वेव फॉर्म साइन के फॉर्म में, जिससे इसको साइन लिख दे रहा है। और ये जो है किस स्पीड से रोटेट कर रही, ओमेगा, और टाइम के साथ चेंज है इसलिए ओमेगा टी हो गया। सेम यदि मुझसे कोई कहे करंट की इक्वेशन यदि लिखना चाहे तो क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। तो इससे हम समझ पाते हैं कि हमारी जो एसी वोल्टेज है वो किस तरह से जनरेट होता है, और जनरेट होने के बाद वो कौन सी दो इक्वेशन बनाता है, उस इक्वेशन को हमने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने उन इक्वेशन को समझ लिया कि V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई एम साइन ओमेगा, दो हमारी वेवफॉर्म बनी। अब इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब बात करते हैं ये जो साइन वेव फॉर्म मैंने बनाई इसकी कुछ डिफिनीशंस होती हैं, जिनको हम समझते हैं डिफिनीशन का मतलब क्या होता है। यहाँ टोटल 7 डिफिनीशन है और इसको हम वेव फॉर्म के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देखा, द वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंट वैल्यू। देखिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी वेव फॉर्म जो होती है किन्हीं छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए जैसे ये यहाँ पे हम कह रहे हैं ये v के फॉर्म में क्वेश्चन बनी है, और यहाँ t है, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो हमारा v1 होगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे पॉइंट होगा वो t1 होगा। सेम यहाँ पे पॉइंट होगा v2, ऐसे v3, ऐसे v4, ऐसे vn करके, ऐसे t1, t2, t3, t4 करके कई पॉइंट होंगे। अब जब इन पॉइंटों को मैच कराया गया तो हमारी ये पूरी वेवफॉर्म बना शुरू हो गई। तो ये हमारा जो v1, ये कह सकते हैं कि v1, V2, V3, V4 डेट एज Vn जो वैल्यू है, यही हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है।
इन्हीं को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। मतलब हर एक इंस्टेंट वैल्यू को यदि हम मिलाते हैं तभी हमारी एक कंप्लीट वेव फॉर्म बनती है। जैसे बचपन में आप एक ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते थे, तो आप क्या करते थे, आप एक एक वैल्यू को, एक वो इस पॉइंट को इस पॉइंट को इस पॉइंट को मैच कराते थे, फिर उनको आपस में ऐड करते थे। ऐड करने पे आप कहते थे हमारा वेव फॉर्म कंप्लीट हो गया। तो वही यहाँ पे भी है इस ग्राफ पेपर की तरह, ये जो V1 V2 है इंस्टेंट पॉइंट ही कहलाते हैं। अब बात करते हैं वेव फॉर्म की। दिखा था ग्राफ ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेट क्वांटिटी प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम। यदि कोई भी आप ग्राफ बना रहे, जैसे ये वेव फॉर्म बनी है, और ये वेव फॉर्म किसके रिस्पेक्ट बनी है, टाइम के रिस्पेक्ट बनी है। ठीक है, आप कोई भी प्लॉट कर रहे हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं वेव फॉर्म। अब ये वेव फॉर्म तो साइन साइन वेव फॉर्म है। ऐसे कोई भी, अभी से आपने अभी ये वाली वेव फॉर्म बनाई थी ट्रायंगल, ये भी टाइम के स्पेन में थी, तो ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो गई। तो ये वेव फॉर्म अलग अलग फॉर्म किसी में भी हो सकती है, बट ये किसी न किसी रिस्पेक्ट में चलेगी, टाइम के रिस्पेक्ट में ही होनी चाहिए। लिखा है साइकिल, लिखा अ सेट ऑफ द पॉजिटिव और निगेटिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेट क्वांटिटी इज कॉल्ड साइकिल। मतलब क्या, इनका कहना है कि हमारा ये जो वेव फॉर्म है, इसका ये प्लस वाला हिस्सा, ये माइनस वाला हिस्सा, ये एक पूरा पर्टिकुलर, ये एक फिक्स पॉइंट में सेट है। ये कह सकते हैं इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, ये जो है ये हमारी, ये कह सकते हैं, हम इसे समझना चाहें तो हम कहेंगे यहां से लेकर, हम कहेंगे यहां से लेकर यहां तक का जो पॉइंट है, ठीक, ये हमारा एक साइकिल कहलाएगी। और यदि हम इसके बाद फिर से करें, यहां से लेकर फिर यहां तक की बात करें, तो ये हमारी कहलाएगी सेकेंड साइकिल। तो मतलब जहां से प्लस और माइनस खत्म हुआ, ये फर्स्ट साइकिल हुआ, फिर यहाँ देखिए प्लस शुरू हुआ, फिर यहाँ माइनस खत्म हुआ, ये हमारी सेकंड साइकिल हो गई। तो जैसे जैसे हम अपना एक कंप्लीट वेव फॉर्म कंप्लीट करेंगे, जहां से प्लस के माइनस खत्म कर लेंगे, इसके जो नया प्लस आएगा वो नया साइकिल की तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारी साइकिल कंटिन्यू चलती जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पीक और मैक्सिमम वैल्यू। देखिए पीक वैल्यू क्या होती है, देखिए हमारा ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट से जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, देखा जाए ओरिजिन पॉइंट से ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो सबसे ऊंचा पॉइंट हमारा कौन सा है, ये पॉइंट है। इसको हम सबसे ऊंचा पॉइंट कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पीक वैल्यू या मैथड। इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे पीक और मैक्सिमम कह सकते हैं। तो वही लिखा है द मैक्सिमम, अब ये लिख गया है, द मैक्सिमम पॉइंट डिवीजन ऑफ द अल्टरनेट क्वांटिटी फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड द पीक वैल्यू। मैक्सिमम, द मैक्सिमम पॉइंट होगा हमारा ये। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हम यहाँ पे कि द मैक्सिमम पोजीशन है, मैक्सिमम पोजीशन होनी चाहिए, पोजीशन, पोजीशन डिवीजन ऑफ अल्टरनेट क्वांटिटी फ्रॉम द ओरिजिन इज कॉल्ड। मतलब ओरिजिन से सबसे मैक्सिमम पॉइंट पे जो पोजीशन होती है वही हमारा मैक्सिमम पॉइंट या पीक वैल्यू कहलाएगी। इसको हम पीक वैल्यू भी कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, कई नामों से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम पीरियड। दैट लिखा है टाइम इज टेकन बाय एसी क्वांटिटी, टाइम टेकन बाय एसी क्वांटिटी टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल। एक साइकिल को पूरा करने के लिए जो भी हम समय दे रहे हैं या जो समय हम ले रहे हैं, उसी को हम कहते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो भी समय हम ले रहे हैं या जो समय दे रहे हैं, उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो एक साइकिल है, उसको मुझे कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट करने के लिए जो समय हम दे रहे हैं, जो समय बना दे रहे हैं, उसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो मतलब क्या, हमको इसे, ये साइकिल है, हमने बोला ना यहां से लेके यहां तक हमारी वन साइकिल कंप्लीट हुई। अब इस साइकिल को पूरा करने मान लीजिए आपको 2 सेकंड लगे, मान लेते हैं कितना सेकंड है, 2 सेकंड लगा, तो ये 2 सेकंड जो है यही आपका टाइम पीरियड कहलाएगा। मान लीजिए जैसे आपने घर में हो और अपने कॉलेज में जाते हो, तो आपको अपने कॉलेज से घर जाने में, ठीक, मान लीजिए आपको 10 मिनट लगते हैं, और फिर घर से कॉलेज जाने में फिर 10 मिनट लगते हैं, मतलब टोटल कितना हुआ, 20 मिनट आपको लगा। तो ये जो आपका जो साइकिल यहाँ से जब इसको आप घर से होम चले और अपने कॉलेज तक गए, ये हुआ हाफ साइकिल आपका।
और फिर कॉलेज से फिर घर गए, इसको कहते हैं हम फुल साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल कितना हुआ, 20 मिनट आपने लगाया, यही हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा, इसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। तो वैसे ही एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लग रहा है वो हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। अब इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। इसकी यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड एंड अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पर सेकेंड इज नोन, मतलब एक सेकेंड में, मान लीजिए एक सेकेंड में आपने कितनी साइकिल पूरी कर ली। हमने कहा कि आपको एक सेकंड, तो हो सकता है एक सेकंड में आप हाफ साइकिल पूरी कर पा रहे हो, इसका मतलब ये हाफ साइकिल ही हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो वही लिखा है, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाई एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कम पर सेकेंड। हर सेकेंड में आप कितनी साइकिल पूरी कर ले रहे हैं, वही हमारे कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। हम प्रेजेंट टाइम में हम लोग जिस भी सिस्टम में काम कर रहे हैं, उसकी जो साइकिल और से बहुत तेजी से होती है, इसलिए हमारे मोबाइल में सिग्नल्स बहुत अच्छे से आते हैं, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा बेटर है। कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी है, कि आप कभी मोबाइल लेने जाते कहते हैं 120 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके जो सिस्टम है उसको ओपन करने बंद करने की जो स्पीड है वो 120 हर्ट्ज है, उसकी स्पीड ज्यादा है। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतना हमारे सिग्नल ज्यादा अच्छे काम करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, पीक टू पीक वैल्यू। देखिए पीक टू पीक वैल्यू मतलब क्या हुआ, ये जो पीक वैल्यू है इसको हम पीक वैल्यू कहते हैं, ये तो भाई पीक वैल्यू हुई। इस पीक वैल्यू का भी हमको कभी पीक कर दे, मतलब इसको हम यहां से लेकर ऊपर ऊंचाई तक ले जाए, मतलब पीक वैल्यू का 2 Vm कर दें, और फिर नीचे से ऐसे में नीचे ले जाए, फिर इसको ऊपर ले जाए, फिर इसे नीचे ले जाए। इसे कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू, मतलब ये पॉइंट भी जोड़ दें, इसे हम कहेंगे पीक टू, इसे हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। मतलब पीक वैल्यू का भी मैक्सिमम, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दे जो वैल्यू है, उसे हम पीक टू पीक वैल्यू कहते हैं। तो ये सब कुछ डिफिनीशन है हमारी एसी वेव फॉर्म की, जिनके बारे में हमें वेव फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, इसमें ये चीजों का यूज होता है, या इस वेव फॉर्म में ये चीज रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो एसी फंडामेंटल का एक पार्ट है। एसी फंडामेंटल के 3-4 पार्ट है, जिनके बारे में हम लोग छोटे स्टेप में समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस वीडियो देखिएगा, समझिएगा, यदि कोई डाउट हो आप क्वेश्चन पूछिएगा, पूछ सकते, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। यदि कोई आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको भी बताइए, मैं बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए। राधे राधे मेरी तरफ से।